हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू द अरे सर, कहाँ हो? दिख नहीं रहे हो? बिल्कुल स्क्रीन पे है दोस्तों। आज हम ऐसे ही पढ़ाई करेंगे। देखो, हम हिल रहे हैं तो आपको पता लग रहा होगा। स्क्रीन जो है इतनी प्यारी दिख रही है आपको। नहीं नहीं, ऐसे पढ़ाई नहीं करेंगे। प्लीज लाइट प्लीज। हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ डिफेंस वाला। मेरा नाम है मोहित पुनिया और पुनिया जी की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं इस शक्ति बैच के, तो आप पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन पे जा सकते हो। वहां पे शक्ति बैच के अंदर जाओगे, अपना प्यारा शक्ति बैच, उसके अंदर जाओगे तो आपको हर क्लास के नोट्स मिल जाएंगे, जो प्रैक्टिस शीट्स हैं वो भी मिल जाएंगी और जल्दी ही आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा और भी आने वाला है। सर क्या है बता दो? अरे नहीं, कुछ बताएंगे तो ऐसा थोड़ा ना होता है ना। तो काफी सारी चीजें हैं बेटा, चल रही हैं, आप लोगों के लिए हो रही है। और एक बंदा यहां से जिसने लाइट जगाई थी वो यहां से निकल लिया अभी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पिछले क्लास में हमने डिटर्मिनेंट्स की बात की थी। आज हम पिछले क्लास में हमने मैट्रिसेस की बात की थी। आज हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स में। सर, डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में क्या पूछा जाता है? सर, पिछले क्लास में हमने डिटर्मिनेंट देख लिया था क्या होता है। आज प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट की बात करेंगे और जो यूजफुल है आपका क्रेमर्स रूल, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका जो होगा वो आपको मैं क्वेश्चंस के थ्रू ज्यादा समझाऊंगा। जो थ्योरी पोर्शन है उसको हम यू कैन से इग्नोर कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं वो मैं बताऊंगा। इनफैक्ट जो क्रेमर्स रूल है वो लिंक्ड होता है 3D के साथ। 3D के साथ जाके लिंक होता है। अगर थ्री इक्वेशंस वाली बात करें तो वो लिंक होता है 3D के साथ, प्लेन्स की इक्वेशन के साथ। तो वहां भी रिलेट करूंगा। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो स्टार्ट करें? हाँ जी, तैयार हो? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डिटर्मिनेंट्स, पिछले क्लास में हमने बात की थी। डिटर्मिनेंट्स एक वैल्यू होती है, एक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जो एक अरेंजमेंट है, एक एरे ऑफ नंबर्स हैं, उनको अगर हम वैल्यू की बात करें तो वो डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है सर, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? सर, अगर 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 की बात करेंगे तो ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो जाए, माइनस दिस इंटू दिस। सिंपल सी बात है, सबको पता है सर। डिटर्मिनेंट ए क्या होगा बेटा? एडी माइनस बीसी, है ना? ओके सर, सिंपल, ये सबको पता है, ये डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट को आप मॉडुलस ऑफ ए मत समझिएगा। ये मॉडुलस ऑफ ए नहीं है, ये मॉडुलस ऑफ ए बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है? ये डिटर्मिनेंट वैल्यू है जो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। इसको समझने के लिए हमने कोफैक्टर्स की बात की थी लास्ट क्लास में। कोफैक्टर्स क्या होते हैं ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। आज फिर थोड़ा सा बता देता हूं कि कोई भी अगर माइनर और कोफैक्टर की बात कर रहे हैं, अगर हम मान लो इस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो रिमूव कर दीजिए और जो बचा है उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होगी वही आपका माइनर होगा। वही आपका क्या होगा? इस A21 का माइनर क्या होगा? इस A12, A13, A32, A33 का डिटर्मिनेंट वैल्यू। अब डिटर्मिनेंट वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो माइनर भी पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। प्लीज मेक श्योर इसको आप मॉडुलस ऑफ ए से कंफ्यूज मत करिएगा। ये मॉडुलस ऑफ ए नहीं है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। ठीक है सर। तो अगर A12 की बात करें बेटा, 1 2 कहां है? ये रहा 1 2। सर 1 2 की अगर हम बात करें तो A12 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम और ये वाली रो रिमूव कर देंगे तो एलिमेंट्स बचेंगे A21, A23, A31, A33। सिंपल। और इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हमें निकालनी आती है। मैंने लास्ट क्लास में और भी समझाया था डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालनी चाहिए। रेदर देन सॉल्विंग दिस यूजिंग कोफैक्टर और माइनर निकालने की बजाय आप डायरेक्टली, जैसे अगर हम बात करें 1 2 3 3 1 4 5 6 5, अगर इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है तो पहली वाली कॉलम जो है वापस लिख दीजिए 1 3 5 और सेकंड कॉलम वापस लिख दीजिए 2 1 6। और अगर आप डायगनली चलते जाते हो, ऐसे जा रहे हो तो पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करते जाइए और पॉजिटिव साइन के साथ ऐड करते जाइए, और ऐसे आ रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करते जाइए।
और कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल सी वैल्यू आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है 3x3 में। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं बेटा। कोफैक्टर्स की अगर हम बात करें, कोफैक्टर्स क्या होता है? कोफैक्टर सिंपल होता है, सी आई जे की बात करें तो -1 की पावर आई प्लस जे की पावर एम आई जे, एम आई जे है ना, एम जे नहीं है ना एम आई जे है। ठीक है सर, एम आई जे, एम आई जे स्टैंड फॉर माइनर आई जे। तो सी आई जे का क्या होगा बेटा? -1 की पावर आई प्लस जे, आईएथ रो जेथ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। बेसिक टर्म्स है, ये आपको पता होंगी, अगर नहीं है, कोई 11th के बच्चे को नहीं पता तो आपको अब पता लग गई होंगी, है ना। ठीक है सर, अगर हम बात करें डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होती है, अगर डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट जो होता है उसकी जो वैल्यू निकलती है, वो जो वैल्यू आती है वो कोई भी एक रो अगर अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करे, कि एक रो के एलिमेंट्स को उनके ही कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करें तब आपके पास डिटर्मिनेंट वैल्यू आती है। यहां से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट भी दिखता है। वो रिजल्ट क्या होता है? क्या होता है अगर बताइए आप हमें कि अगर डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स में, किसी मैट्रिक्स में एक रो के एलिमेंट्स किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? बताइए, बताइए दोस्तों, बताइएगा, हमें जरूर बताइएगा ये चीज कि अगर एक रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी? हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में क्या है? बेसिक जो प्रॉपर्टी होती है, कुछ डिटर्मिनेंट इंपॉर्टेंट भी होते हैं जिसको मैं आपको क्वेश्चंस के दौरान बोलूंगा कि याद रखिएगा। डायरेक्टली पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, डायरेक्टली पूछे जाएंगे कि इसकी वैल्यू बताइए। अगर आपको याद होगी तो डायरेक्टली लिख पाओगे, अगर याद नहीं होगी तो गड़बड़ कर दोगे, है ना। तो देखिए ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, ये चेंज नहीं होती है, रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम एंड कॉलम्स आर चेंज्ड इनटू रोज। जो हमने मैट्रिक्स में किया था, बताओ क्या किया था हमने? डैश वैश कुछ किया था क्या? हाँ सर, वैसे ही रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते थे, कुछ आता था सर, हमने आपने बता दिया है, हमें याद है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम डिटर्मिनेंट में ऐसा करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है सर, अगर हम दो एडजेसेंट रोज को इंटरचेंज कर दें, दो एडजेसेंट रो को, मतलब रो 2 को रो 1 में कर दें, रो 1 को रो 2 में कर दें, तो जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है पहले वाली वैल्यू की। अगर मान लो एक डिटर्मिनेंट में ये डिटर्मिनेंट है और इसकी रो जो है ये इंटरचेंज हो गई बेटा, एक दूसरे के साथ चेंज करके आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हो डिटर्मिनेंट की, तो अगर इसकी वैल्यू k आ रही है तो इसकी वैल्यू -k आएगी नेगेटिव साइन के साथ। अगर ये इंटरचेंज एक बार और करते हो आप तो माइनस माइनस बना के प्लस बना देगा, गलती कर करके सही हो जाओगे। ठीक है ना, दो गलतियां आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और वो सही हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में गलतियां करते रहो, ये तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में हो रहा है ना, रियल लाइफ में नहीं होता है दोस्तों ऐसा। चलिए, गलतियां करते रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है? अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रोज या फिर दो कॉलम्स सेम हो जाते हैं, सेम लिखिए या आइडेंटिकल लिखिए, बात एक ही है, आइडेंटिकल हो जाते हैं, इनफैक्ट आइडेंटिकल हो जाते हैं तो ये वैल्यू 0 हो जाती है। आगे प्रॉपर्टी और आएगी, उसी को यहां एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आइडेंटिकल हो जाते हैं, बिल्कुल डिट्टो सेम हो जाती हैं, डिट्टो सेम बिल्कुल एक जैसी हो जाती हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा? डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हम बात करें, अभी बता देता हूं, अगर मान लो ये जैसे डिटरमिनेंट लिखा हुआ है बेटा, यहां पे 1 2 3 लिखा हुआ है या 2 4 6 लिखा हुआ है, तो ये देखो प्रोपोर्शन देखो, रेशियो देखो, सेम आ रहा है क्या? हाँ सर सेम आ रहा है, तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी हम आगे सीखेंगे कैसे होती है सर। ठीक है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट, अगर हर एक एलिमेंट ऑफ ए रो, किसी एक रो के या किसी एक कॉलम, देखो ध्यान से, जब भी डिटरमिनेंट की बात करते हैं, जो चीजें कॉलम पे थ्रू हो रही है वो रो के ऊपर भी होंगी, इसीलिए हमेशा लिखा जाता है रो और कॉलम। तो आप समझ लीजिए, चाहे रो पे चेंजेस करिए वही चेंजेस
आप कॉलम पे अगर करोगे तो रिजल्ट सेम आएगा, है ना। ठीक है सर। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम is of a determinant is multiplied by a constant k, then the value of determinant is k times the original value। अगर एक किसी रो के, एक रो के एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू k टाइम्स हो जाएगी ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू के। सिंपल चीज है। यहां से आप ये चीज भी समझ सकते हो कि अगर किसी एक रो में कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो आप उस कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल सकते हो, बाकी रो पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा, बाकी रो पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट प्रोपोर्शनल, यही मैंने बात की थी कि प्रोपोर्शनल होते हैं तो क्या हो जाएगी, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी सर, शून्य हो जाएगी, शून्य जीरो हो जाएगी बेटा। कैसे सर, देखिए ध्यान से। अगर मान लो कोई डिटरमिनेंट लिखा हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था 1 2 3 2 4 6, तो आपको दिख रहा है इसके अंदर 2 कॉमन आ रहा है, सेकंड रो के अंदर 2 कॉमन आ रहा है, यहां पे कुछ भी लिख लो 7 4 1 लिख सकते हो। 2 कॉमन आ रहा है, आप 2 को बाहर निकालोगे तो ये 1 2 3, ये भी 1 2 3 हो जाएगा, और यहां पे 7 4 1 है, तो ये जो वैल्यूज आई, ये दोनों रो जो है बिल्कुल आइडेंटिकल बन गई, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, शून्य आ जाएगी बेटा। आप इसको चेक कर सकते हो। ये प्रॉपर्टीज बहुत यूजफुल होंगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटरमिनेंट इज सम ऑफ 2 और मोर, अगर कोई भी रो है, जैसे ये वाली रो है, इसमें हर एक एलिमेंट क्या है, 2 नंबर्स का सम लिखा हो, तो अगर आपको अलग अलग डिटरमिनेंट लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, पहली रो और थर्ड रो पे कोई चेंज नहीं आ रहा, देख लीजिए सेम होगा, बीच वाली जो रो होगी उसको प्लस 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 कर सकते हैं, है ना। मतलब 2 डिटरमिनेंट में अगर मान लो इसमें ये लिखा हुआ है a22 प्लस c2, तो आप एक डिटरमिनेंट में a2 ले लीजिए, एक डिटरमिनेंट में c2 ले लीजिए। मतलब कि सर आप अगर एक रो में हर एक एलिमेंट 2 नंबर्स का सम लिखा हुआ है तो पूरे डिटरमिनेंट को हम 2 डिटरमिनेंट्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। इनके प्रूफ्स भी हैं, प्रूफ्स कर सकते हो, लेकिन यहां पे हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, इसीलिए हम इसके प्रूफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, अगर पता होगी तभी तो अप्लाई कर पाओगे, है ना। एक बच्चा कुछ कह रहा था कमेंट सेक्शन में कि सर आपको है ना मना किया जाता है। अरे नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि आप लोग पढ़ाई पे फोकस करो, इसीलिए हम ज्यादा इधर उधर की बातें करते नहीं है। वरना कहानियां तो सबके पास होती है, जिंदगी तो हमने भी जी है, तो हमारी भी लाइफ की बहुत सारी यादें हैं, आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। लेकिन उस दिन करेंगे जिस दिन आप पर्सनली मिलने आओगे, जिस दिन आप एनडीए क्रैक करके आप बोलोगे कि अरे सर हमने हम ये ज्वाइन करने वाले हैं, प्लीज ये ज्वाइन करने वाले हैं सर, पार्टी दे दो सर। हाँ, तो पार्टी अगर आपको मिल लेनी है, क्रैक करिए एनडीए, बुलाया जाएगा स्पेशली पुनिया जी की तरफ से, स्पेशली बुलाया जाएगा, आपके सारे टीचर्स होंगे वहां पे, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन आप क्रैक तो करिए, कुछ मेहनत करोगे तभी तो कुछ मिलेगा। एक तो देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, दूसरी मतलब उसके कंपैरिजन में बड़ी ही नेग्लिजिबल सी चीज मिलेगी आपको हमारी तरफ से, एक छोटी सी पार्टी, और क्या है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से। इफ ईच टर्म, सर ऑनलाइन में वो देखे जा रहे हो आप, मतलब लाइव यूट्यूब पे, मतलब आपका ये जो वीडियो है ये पड़ा रहेगा, और कभी भी क्रैक किया तो हमेशा कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप हो तभी हम लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी आप देख रहे हो इस वीडियो को, आप कभी भी बोल सकते हो कि सर पार्टी दो, है ना। अब ये मत कह देना कि सर हाँ अभी पार्टी दो प्रूफ तो चाहिए होंगे। चलिए, तो अगर 7th प्रॉपर्टी की बात करें, कमिंग बैक टू दिस 7th प्रॉपर्टी की बात करें, क्या कह रहा है 7th प्रॉपर्टी बेटा, कि अगर ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट, कौन सा एलिमेंट, हर एक रो का हर एक एलिमेंट एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एंड देन एडेड टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो। मतलब कि जैसे क्या किया मैंने, इसको k से मल्टीप्लाई कर दिया और इस एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहां ऐड करता गया, तो ये डिटरमिनेंट आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू जो होगी वो सेम रहेगी। कैसे समझिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इस डिटरमिनेंट को, पहली 2 रो तो सेम लिखी है,
थर्ड रो सम ऑफ द टू डिटर्मिनेंट से कैसे लिख सकता हूं, A31 A32 A33 प्लस पहली दो रो सेम K टाइम्स A21 K टाइम्स A22 K A23, है ना सर? डिटर्मिनेंट तो बीच में आ गया, है ना, डंडे तो बीच में रह गए आपके। अरे ठीक है सर, लो K A22 A23 ये रोज ऐसे ही। क्या मैं सम ऑफ द डिटरमिनेंट से ऐसे लिख सकता हूं? हाँ सर। अब ये वाली वैल्यू तो ओरिजिनल वैल्यू है ही सर, ये वाली वैल्यू तो ओरिजिनल वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि ये सेकंड रो और थर्ड रो प्रोपोर्शनल हो गए। सेकंड रो और थर्ड रो प्रोपोर्शनल हो गए, डिटरमिनेंट की वैल्यू शून्य हो गई सर, शून्य हो गई। इसीलिए हम बोलते हैं कि ऐसे आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है सर, आगे देखिएगा ध्यान से। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और डिटरमिनेंट इज 0, अरे वाह शाबाश, अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिएगा, ये एक फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है, फैक्टर के ऊपर आता है। क्या कह रहा है कि अगर आर रोज बिकम आइडेंटिकल, आर रोज जो है, कितनी भी रो जो है वो आइडेंटिकल बन जाए व्हेन ए इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स, जब x से a सब्ट्रैक्ट हो जाए तो x माइनस ए की पावर r माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। ये तब होता है जब डिटरमिनेंट में वेरिएबल दिया हो। ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर में पूछे गए हैं, जेई मेंस में जरूर पूछा गया था, तो यहां पे अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन बहुत कम। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, एक प्रॉपर्टी द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑफ अ डिटरमिनेंट with its cofactor is equal to the value of the determinant। मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? जैसे आपने एक तो तरीका निकाला कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम बार बार लिख दी, दूसरी बार अगेन लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके एडिशन करते गए, वापस आते वक्त सब्ट्रैक्शन करते गए, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। दूसरा देखिए वो क्या कह रहा है कि अगर A11 इंटू A31, अच्छा ये वो प्रॉपर्टी है जो मैंने आपसे पूछा था। क्या कह रहा है कि अगर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स, किससे? कोफैक्टर्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कोफैक्टर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। अगर किसी दूसरी रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या मतलब हुआ सर? एक डिटरमिनेंट है, मान लो उसकी पहली रो है, ठीक है सर, उस पहली रो में मान लो 3 एलिमेंट है, 3 क्रॉस 3 का दे रखा है आपको मैट्रिक्स, तो आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं। उन 3 एलिमेंट्स को सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे, फर्स्ट को इससे मल्टीप्लाई, सेकंड को इससे, थर्ड को इससे, किससे? कोफैक्टर से, सेकंड रो के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। यही मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा भी था कि बताओ, तो कमेंट कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा कर दो कमेंट, कोई बात नहीं। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, ये प्रॉपर्टी क्या है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है अगर किसी रो को रो के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिटरमिनेंट है, यहीं से हमने डिटरमिनेंट की बात स्टार्ट की थी। ठीक है सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, ये एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट की एप्लीकेशन कैसे आ सकती है? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? अगर मान लो आपके पास ट्राइंगल का एरिया निकालना है और वर्टेक्स दे रखे हैं तो मल्टीपल वेज हैं। एक वे डिटरमिनेंट से भी निकाल सकते हो। कैसे? आपको पता है कि एरिया क्या होता है? हाफ इंटू, अगर किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं होता, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? देखिए दोस्तों, जब आपको वर्टिसेस गिवन हो, जब आपको वर्टिसेस गिवन हो बेटा, किसी भी ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आप कैसे एरिया निकाल सकते हो? समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए x1 y1, x2 y2, x3 y3, 3 वर्टेक्स दे रखे हैं आपको ट्राइंगल के, तो आपको एरिया निकालना है। सेम चीज दोबारा लिख दीजिए, x1 y1, जो सबसे ऊपर लिखी थी वही वापस लिख दीजिए और सेम वे से आते रहिए,
सेम वे से नीचे आइए, x1 इंटू वाई टू, पॉजिटिव साइन के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ। आगे बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिविटी के साथ, पीछे जाओगे तो नेगेटिविटी के साथ, नेगेटिव साइन के साथ पीछे की साइड जाओ, है ना। x1 इंटू वाई टू पॉजिटिव, x2 इंटू वाई थ्री पॉजिटिव, x3 इंटू वाई वन पॉजिटिव, ऊपर की साइड जा रहे हो, x1 y3 नेगेटिव, x3 y2 नेगेटिव और x2 y1 नेगेटिव। अगर इसको मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर देते हो और बाहर हाफ लगा देते हो तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा। किसका एरिया आएगा सर? ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। कौन से ट्राइंगल का? जिसके 3 वर्टेक्स है। और कौन सा ट्राइंगल हो सकता है भैया बताओ, है ना। 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, उन्हीं उसी ट्राइंगल के एरिया की तो बात कर रहे हैं। और कौन सा हो सकता है? मतलब वाह कैसा सवाल पूछते हो। हमने कब पूछा सर? हमने कब पूछा? आपने खुद ने क्वेश्चन बनाया, खुद ने आंसर दिया। सर खुद को ही ऐसे कर रहे हो। हाँ ठीक है सर। तो एरिया आ जाएगा आपका, कितना आएगा बेटा? x1 इंटू वाई टू, लिख देता हूं अगर चाहते हो तो, x1 इंटू वाई टू प्लस x2 इंटू वाई थ्री प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस x1 वाई थ्री माइनस x3 y2 माइनस x2 y1। ये इसका एरिया होगा। अगर आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हो, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हो तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? देखिएगा ध्यान से, एक्सपैंड करता हूं, x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस सॉरी माइनस y1 इंटू x1 x2 माइनस x3 प्लस x2 y3 माइनस x3 y1 x3 y2। लेकिन यहां एक हाफ मिसिंग है तो ये हाफ जरूर लगा लीजिएगा। बाहर ये हाफ भूल जाते हैं, ये हाफ जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो दिस विल बी हाफ टाइम्स दिस एरिया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। अगर किसी ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स गिवन है तो एरिया आप डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हो। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। और एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो एक्चुअल में जो आंसर आता है इसका मॉडुलस आता है, डिटर्मिनेंट का मॉडुलस आता है, मैग्नीट्यूड आता है। आजकल मैग्नीट्यूड के ऊपर बहुत कुछ फेमस हो रहा है ना, कितनी बार समझाएं आपको, है ना। देखा क्या आप लोगों ने? देख ही लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक मॉडुलस वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है? विदाउट साइन, पॉजिटिव साइन के साथ, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो एरिया शून्य आ जाएगा सर। एरिया अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छा एक इसमें गड़बड़ी क्या करते हैं बच्चे, बता देता हूं आपको क्या गड़बड़ी होती है। जैसे आपको बोल दिया कि किसी 3 पॉइंट्स का एरिया जो है, एरिया जो है वो लेट अस अज्यूम 15 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है ना। तो अब आप इससे डिटर्मिनेंट पे जब आओगे, डिटर्मिनेंट पे जब आओगे, डिटर्मिनेंट पे आओगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लीज मेक श्योर कि आप प्लस माइनस 15 लो, तब जाके सॉल्व करना। अगर आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लस माइनस दे रखी है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है -15, तो एरिया आप बोलोगे +15 ही आएगा सर। एरिया तो +15 ही आएगा अभी भी। लेकिन अगर एरिया +15 है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ±15 होगी। ये चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था और ये गलती हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन एरिया जब हम बोलेंगे तब तो मॉडुलस लगा देंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेंगे। जैसे ही एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करी, नेगेटिव साइन तो कहेगा टाटा बाय बाय। नेगेटिव साइन को कहा भाई तेरा काम खत्म हुआ, टाटा बाय बाय, तो नेगेटिव साइन तो गायब हो जाएगा। तो हमें पता नहीं लगेगा कि ये जो एरिया 15 लिखा हुआ है ये डिटर्मिनेंट 15 है या डिटर्मिनेंट -15 है। इसीलिए आपको दोनों कंसीडर करना पड़ेगा। अगर एरिया 15 दे रखा है तो डिटर्मिनेंट +-15, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट +-15 दे रखा है तो एरिया +15 ओनली। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे। एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, देखिए ध्यान से, इसको कैपिटल ए कर लीजिएगा,
ये क्या है, कैपिटल ए, मतलब मैट्रिक्स है एक, है ना। आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये भाई बहन होते हैं। ये फॉर्मूला बहुत प्यारे हैं बेटा, बहुत प्यारे फॉर्मूला है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है सर, ये फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक, इससे भी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू उससे भी पूछा गया था। अभी एक्सप्लेन करेंगे इसको। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर, सिंगुलर कब होता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है सर। इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी ए नॉन सिंगुलर दे रखा है आपको। कैसे दे रखा है नॉन सिंगुलर, कौन दे रखे हैं, ए और बी नॉन सिंगुलर है, तो ए बी और बी ए भी नॉन सिंगुलर होंगे। ऐसा क्यों होता है, अगली ही पॉइंट में आपको पता लग जाएगा। क्या है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की बात कर रहे हो, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, तो उसको आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से, ये जो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इसको मैंने क्या बोला हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। मान लो ए 3x3 का मैट्रिक्स था, तो आई भी 3x3 होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो मैंने क्या किया, मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज इट इज रहने दिया, आई को 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया। अगर मैट्रिक्स में कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो वो हर एक रो से मल्टीप्लाई होगी। हाँ सर, तो हर एक रो से। ये डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस होता है, अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होती है तो सब एलिमेंट से होती है, अगर डिटर्मिनेंट में होती है तो एक एक रो के सारे एलिमेंट से होती है। तो तीनों से मल्टीप्लाई हो गया, क्या मल्टीप्लाई हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहां से अगर मल्टीप्लाई होता है तो आप यहां आ जाओगे। ठीक है सर, देखिए ध्यान से, अब क्या हुआ, अब इसका मैंने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया, अगर राइट हैंड साइड डिटर्मिनेंट लिया तो लेफ्ट हैंड साइड भी डिटर्मिनेंट लूंगा। दैट मींस आई एम सेइंग एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बाकी एलिमेंट 0। बिल्कुल सही बात सर। अब अगर हम सोच के देखें, अब डिटर्मिनेंट है, पहली रो से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लिया तो एक बार आ गया, दूसरी रो से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लिया तो एक टाइम और बार आ गया, तीसरी रो से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लिया तो 3 बार आ गया। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 का डिटर्मिनेंट। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या आ गया, डिटर्मिनेंट, जो क्या होता है 1 होता है सर। तो ये राइट हैंड साइड जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब आ गया। ठीक है सर, एडजॉइंट ऑफ ए, अब देखो ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए का डिटर्मिनेंट क्या है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब। और अभी हमने सीखा था ए बी का अगर डिटरमिनेंट की बात करें तो डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी होता है। हाँ सर बिल्कुल होता है। इस चीज को क्या लिख सकते हो सर आप लिख दो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इंटू डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए का क्यूब। ये वाला डिटरमिनेंट क्या जाएगा, राइट हैंड साइड चला जाएगा। ऑब्वियसली वी हैव टेकन नॉन सिंगुलर, तो तभी तो नीचे चला जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। और ये जो स्क्वायर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए n-1 वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 था, 3 - 1 2 हो जाएगा। तो ये हमेशा ट्रू होता है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट ए। तो ये रिजल्ट के ऊपर डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी इसी के साथ आपको एक यहां पे एक चीज और निकालनी है, वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। ये क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर समथिंग आएगा, तो वो रिजल्ट आपको बताना है
डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर क्या आएगा। तो ये 3 क्वेश्चन मार्क हैं, वो आप बता सकते हो 29 मिनट्स 57 सेकंड पे। ठीक है, तो टाइम स्पेंड करके बता सकते हो कि सर ये आएगा। ठीक है सर, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास से याद है कमेंट करके बताओ कि कौन सी नेक्स्ट क्लास लें। सर आपने बताया हुआ है वैसे तो। नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है ये समझा जाता हूं, देखो ध्यान से। एनडीए ने देखो कितनी बड़ी वो कर रखी है, बात कर रखी है। एनडीए ने 2 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। मतलब आप समझिए कि जो आप 9th-10th क्लास में पढ़ते थे वो चीज भी आपने यहां पे पूछी हुई है कि ऐसे दे देंगे आपको a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब इसको आपसे पूछ लिया कि सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये पूछ रखा है एनडीए ने। आप समझ लीजिए कितना इजी लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया। a1/a2 b1/b2 c1/c2 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। आपको पता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है ना। कोइंसिडेंट लाइन कब होती है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 के बराबर अगर हो जाए तो कोइंसिडेंट लाइन हो गई। मतलब सर मतलब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो नो सॉल्यूशन, बिकॉज वो पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आप पहले तो यही लिख लीजिए यूनिक सॉल्यूशन कब होगा इस केस में, क्योंकि ये मैंने आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा, इसलिए मैंने यहां पे करवाना नहीं चाहता था, लेकिन चलो बात आ गई है तो कर देते हैं। यूनिक सॉल्यूशन तब हो गया सर, नो सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन विल बी a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। और थर्ड केस की अगर हम बात करें, थर्ड केस कौन सा हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लिख लीजिए बेटा, इसमें कब होगा, a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2। मतलब कोइंसिडेंट लाइन से, सिंपल। ठीक है सर, ये 3 तो आपके किसके हो गए बेटा, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल का केस हो गया। लेकिन 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल के जो केस हैं, मैंने जैसा स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम वो केस कब करेंगे, जब हम बात करेंगे किसकी, जब हम बात करेंगे 3D में। 3D में जरूर इसको डिस्कस करूंगा मैं कि 3D की जब बात करोगे आप, तो वहां पे जब प्लेन्स की बात करेंगे तब हम इसको लेके आएंगे, क्योंकि काफी बच्चों को पता होगा प्लेन की इक्वेशन क्या होती है। अदरवाइज 3D का लेक्चर जब अपलोड होगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको बेसिक जानना है तो आप समझ सकते हो, ये मैट्रिक्स मेथड है। मैट्रिक्स मेथड क्या कहता है कि अगर मान लो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, पहली बात तो ये कि अगर आपके पास 3 इक्वेशन दे रखी है, मान लो 3 इक्वेशन दे रखी है और 2 वेरिएबल हो, तो इक्वेशन सॉल्वेबल है ही सर, तो इक्वेशन सॉल्वेबल है ही, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जब भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस, तब आपको दिक्कत देगी ये कि यहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब मुश्किल क्या, मतलब आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, फिर आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ, फिर सॉल्व करोगे, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, लेस देन हो, इक्वल टू हो, सॉल्वेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल की, उससे पहले बेटा कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। सिंपल सी बात है कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम बोल देते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम बोल देते हैं कि भाई साहब वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो चलिए आगे देखिएगा ध्यान से, कुछ बोलने वाला था मैं लेकिन रुक गया हूं, फिर आप लोग कमेंट करते हो इसलिए, है ना। ठीक है, कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, d1 d2 d3, these all are constants but x y z are variables here। ठीक है, तो अगर a की बात करें, x की बात करें, ये आपने क्या माने हैं बेटा, ये मैट्रिक्स मान लिए।
ये मैट्रिक्स मेथड है। क्रेमर्स रूल इनफैक्ट मैं यहाँ पे लेके नहीं आ रहा हूं क्योंकि उसका फायदा नहीं है, अभी समझ लीजिएगा, अभी फायदा नहीं है। क्वेश्चन के दौरान समझा दूंगा कि क्रेमर्स रूल कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अगर ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स लिख रहे हो आप, ए मैट्रिक्स है कांस्टेंट सारे कोफिशिएंट का, एक्स मैट्रिक्स जो है आपके एक्स वाई जेड वेरिएबल्स का, और जो आपके पास बी मैट्रिक्स है वो क्या है, कांस्टेंट्स, जो कांस्टेंट्स हैं d1 d2 d3, ये क्या है, ये कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है सर। अगर ऐसा लिखा जाता है तो ax इज इक्वल टू बी आ रहा है, ax इक्वल टू बी कैसे आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इससे इक्वेट करोगे तो पहली इक्वेशन मिल जाएगी। यहां पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है सर। अगर ऐसा हो रहा है तो ax इक्वल टू बी इक्वेशन पे आ जाते हो आप, और जैसे ही हम यहां आते हैं तो हम बात करते हैं किस चीज की, इनवर्स की। इनवर्स अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसके ऊपर सिर्फ बहुत कम सवाल पूछे गए हैं इसलिए मैंने इनको इंक्लूड नहीं किया है। ए इनवर्स क्या होता है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से, ax इक्वल टू बी अगर हो जाता है, इनवर्स की बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी कि अगर a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो हम बोल देते हैं ए बी का इनवर्स होता है, बी ए का भाई होता है सर, बी ए का इनवर्स होता है सर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, ax इक्वल टू बी है, मैंने ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई की तो यहां से ए इनवर्स इंटू ए जो है वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, और यहां ए इनवर्स इंटू बी आ गया, तो x विल बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी। तो थोड़ा सा देखिए आप ये समझिए कि क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको कम टाइम में। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू निकालोगे, x क्या है, वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर बी निकालना पड़ेगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं इस मेथड को अवॉइड करिए और जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा उस मेथड को फॉलो करिएगा। अगर आप चाहते हो ये मेथड क्या है तो आपको मैंने लिख के दे रखा है, आप पढ़ सकते हो। थोड़ा साइड हट जाता हूं, नोट्स आपको मिल ही जाते हैं, समझो। बिल्कुल ए टू जेड चीजें इसलिए ही लिख के दे रहा हूं आपको ताकि आपका टाइम बचे, आपके नोट्स ना बनाने पड़े आपको और इजीली आप समझ पाओ चीजों को, ठीक है सर। अब इसके बाद बेटा थोड़ा सा हम, तो सर पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आ गया डिटर्मिनेंट पे बेटा, 2008 में पूछा गया है, 2001 में पूछा गया था। ये क्या कह रहा है बेटा, इफ एबीसी आर इन जीपी, अगर एबीसी जीपी के अंदर है बेटा, आपको पता है जीपी, बेसिक जीपी तो सबको पता है, देन वी कैन से बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी, ठीक है सर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछ ली तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा जल्दी से इसको एक्सपेंड कर लीजिए, a टाइम्स दिस इंटू दिस 0 माइनस का b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस b टाइम्स, देखिएगा ध्यान से, b टाइम्स दिस इंटू दिस 0 a प्लस बी इंटू बी प्लस सी, लेकिन एक नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है सर। और प्लस a प्लस बी टाइम्स क्या आएगा बेटा, देखो ध्यान से, b टाइम्स b प्लस सी माइनस c टाइम्स a प्लस बी। देखो कैलकुलेशन तेज करोगे तभी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, इस चीज का यूज करना है, बाकी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc सॉरी 2bc, हाँ सर 2bc, माइनस ए बाहर की साइड आ गया, प्लस कैन आई से ये आ जाएगा सर आपका b टाइम्स ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, एंड बाहर की साइड b लिखा हुआ है। एंड थर्ड में अगर हम बात करें तो क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी एज इट इज, a प्लस बी एज इट इज, ये लिखा हुआ है सर बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी ए माइनस बी सी। अब देखिए ध्यान से, जहां जहां आपको बी स्क्वायर देख रहा है वहां वहां ए बी से रिप्लेस कर लेते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए बी स्क्वायर दिख रहा है, यहां से बी स्क्वायर दिखा तो यहां से ए बी स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए, किससे, ए सी से रिप्लेस कर देंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर सी आ गया, ठीक है सर, माइनस ए सी स्क्वायर माइनस
2abc, ठीक है सर, प्लस ab स्क्वायर प्लस abc प्लस b क्यूब। अब b क्यूब की जगह आप क्या लिखोगे, b इंटू ए सी, दैट इज ए बी सी, तो ए बी सी आ गया। और आप ये ए बी सॉरी सी आ जाएगा, बी स्क्वायर को आपने सर ए सी से रिप्लेस कर दिया, प्लस बी स्क्वायर सी। आगे एक्सपेंड करते जाइए, आंसर आता रहेगा बेटा, सिर्फ इसको एक्सपेंशन करना है और आंसर निकालना है। अगर आप एक्सपेंड करते हो, देखिए ध्यान से, क्या आएगा सर, ये ए टाइम बी स्क्वायर प्लस ए बी सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी, है ना, और प्लस बी क्यूब को हम बी ए सी लिख सकते हैं, ठीक है सर। देन वी हैव बी स्क्वायर सी, देन वी हैव माइनस बी सी ए, देन वी हैव माइनस बी स्क्वायर सी। बस ये वैल्यूज हैं। अब आपको थोड़ा सा जल्दी से दिमाग लगाना है और वैल्यूज जो हैं जो कैंसिल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल आउट करो। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शंस जो हैं कैसे आ रहे हैं, ऑप्शंस बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ इससे आ रहे हैं, लेकिन एक नन ऑफ दीज है, इसीलिए आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। आंसर नन ऑफ दीज नहीं टिक कर रहा मैं कह रहा हूं नन ऑफ दीज है, इसीलिए आपको ऐसी वैल्यूज। अगर मान लो चौथी वैल्यू भी कुछ अलग होती तो आप कांस्टेंट लेके सॉल्व भी कर सकते थे, लेकिन उसमें ध्यान रखा करें, कभी कभार दिक्कत हो जाती है। तो अब आप इसको कैंसिल आउट करिएगा और आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम टर्म्स तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। जैसे देखो ध्यान से, 2abc, ये ab और abc है ना, ये कैंसिल आउट होगी। abc 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 ये कैंसिल आउट हो गई, 4 टर्म कैंसिल आउट होगी। बी स्क्वायर की टर्म्स देखिए कहां कहां है। बी स्क्वायर को अगर आपको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ रही है तो बी स्क्वायर को ए सी से रिप्लेस करते रहिए, आंसर आता रहेगा। देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर की टर्म और कहां है सर, ए स्क्वायर सी, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, 2 टाइम नेगेटिव है सर, चेक कर लीजिएगा, 2 टाइम नेगेटिव है ए स्क्वायर सी, और पॉजिटिव कहीं होगा, कैंसिल आउट हो रहा होगा। अगर कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो आप ए स्क्वायर सी में से ए सी को बी स्क्वायर लिख सकते हो और क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो जल्दी से इसको सॉल्व करके कमेंट जरूर करिएगा कि क्या आंसर आ रहा है। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, एक बार वैल्यू देख लेते हैं जल्दी से, ए टाइम्स बी प्लस सी विद नेगेटिव, ठीक है सर, प्लस बी टाइम्स बी इंटू 0, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ठीक है सर। देन वी हैव ए प्लस बी, b इंटू बी प्लस सी माइनस सी इंटू ए प्लस बी, बिल्कुल सही बात है। अगर इसको एक्सपेंड करोगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc आएगा विद माइनस ए, तो माइनस ए टाइम्स ए सी, तो ए स्क्वायर सी आ गया, ठीक है सर, ए सी स्क्वायर आ गया, ठीक है सर, ट्वाइस ऑफ ए बी सी नेगेटिव साइन के साथ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट देखिए, b टाइम्स ये आया ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, और ये आ जाएगा बेटा ए बी स्क्वायर ए सी, दैट इज, अच्छा यहां गड़बड़ी है ना, नहीं, हाँ ए बी सी सही है सर। बी क्यूब को क्या लिख दिया, बी स्क्वायर को ए सी लिख दिया, तो बी स्क्वायर को ए सी लिखा तो ए बी सी आ गया ये वापस से, और बी सी इंटू बी दैट इज बी स्क्वायर सी। सिमिलरली ए प्लस बी इंटू दिस, तो देखिए बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी ए माइनस बी सी, ठीक है, ये आ जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी, बिल्कुल सही बात है सर। नीचे की साइड b क्यूब आएगा, b क्यूब को आप b इंटू ए इंटू सी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन वी हैव b स्क्वायर सी, देन वी हैव ए बी सी एंड देन वी हैव b स्क्वायर सी। अब b स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दीजिए किस किस से, ए सी से, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है देन ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालिए। प्रॉपर्ली मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया। ए इनवर्स आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, बिल्कुल सही बात है सर, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है। अगर आपको एडजॉइंट ए दे रखा है, क्या दे रखा है एडजॉइंट ए 0 -1 बी, ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से, आपको निकालना है ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो वी कैन से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ए इनवर्स का अब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू, क्या मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 बोल सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो। n कितना है,
ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो कैन आई से ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बिल्कुल सही बात है सर। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए का भी डिटर्मिनेंट सर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए आप रिप्लेस कर दीजिए किससे सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई सर। आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। तो अगर आपको फॉर्मूला पता था तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, आपको मैट्रिक्स के अंदर खेलना ही नहीं पड़ता, आपको मैट्रिक्स के अंदर खेलना ही नहीं पड़ता। अदरवाइज आप एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालिए और फिर सॉल्व करिए, है ना। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, अगर आपको एक्स वाई जेड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ये देना है, तो बेसिकली आपको यहां पे एक्सपेंशन लिखी हुई है, एक्सपेंशन करनी है। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है बेटा, वाई एक्स एक्स वाई प्लस जेड, वाई एक्स वाई प्लस जेड, जेड वाई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एंड देन यू हैव एक्स जेड जेड प्लस एक्स। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको बेटा। कैसे सॉल्व करोगे, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है किसके बराबर, 0 के बराबर दे रखी है, तो आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन करना है। अब डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन क्या चीज है, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि सर दिस इनटू दिस, और कोफैक्टर्स को अगर एक नंबर के मल्टीप्लाई कर दें तो वो डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाती है। लेकिन सर इसमें कैसे एक्सपेंड करोगे, ये तो लेंदी हो जाएगा। बिल्कुल, तो आप प्रॉपर्टीज का यूज करिए। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है आपको प्रॉपर्टीज का यूज नहीं कर सकते। देखिए ध्यान से, यहां y प्लस जेड है, x प्लस वाई है, z प्लस एक्स है, यहां y z x। तो अगर मैं लिखूं r1 गोज टू r1 प्लस r2 प्लस r3, देखिएगा ध्यान से क्या कोई इफेक्ट पड़ रहा है इस पे। देखिए हर एक रो किसी दूसरे रो के कोई मल्टीपल से ऐड करे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू इफेक्ट नहीं होती है सर। तो वी कैन से ये आ जाएगा y प्लस जेड प्लस एक्स, r1 goes to r1 plus r2 plus r3, x plus y plus z, and then you have y z z x x twice of x plus y plus z। ओके सर, नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है सर, z x y x plus y, then you have z plus x and z as it is। इसमें से आप वन एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकते हो क्योंकि तीनों एलिमेंट में है। हाँ सर कॉमन ले सकते हैं, तो यहां आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर कॉमन लेना है तो स्पेस बचाने के लिए मैंने क्या किया बेटा, इनको रब कर दिया, है ना, रब कर दिया। और यहां क्या लिख सकता हूं बेटा, 1 1 2, दिस विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके सर, अब क्या करें सर, देखो सोच के देखो, अब क्या करें कहीं जीरो बना सकते हो क्या आप, ये सोच के देखो। 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर आप कॉलम 2 को, कॉलम 2 गोज कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करते हो तो दिस माइनस दिस कितना आएगा, देखिएगा ध्यान से, दिस माइनस दिस 0, y माइनस जेड एंड z माइनस एक्स, ऐसा कुछ आ जाएगा। कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 बस अब ये बचा है, ये 2 है ना बेटा, ये 2 है। ठीक है सर, अब इसको आपको एक्सपैंड करना है सर, एक्सपैंड कर देते हैं अलोंग द रो 1। एक्सपैंड किया बेटा तो क्या आया, देखिए ध्यान से, x प्लस वाई प्लस जेड तो पहले से था। ठीक है सर, अब डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर रहे हैं, 1 टाइम दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो y माइनस जेड, क्या लिख रहे हैं, y माइनस जेड इंटू y माइनस जेड इंटू जेड प्लस एक्स, z प्लस एक्स, देन यू हैव माइनस साइन, माइनस साइन से क्या लिखोगे, z माइनस एक्स एक्स प्लस वाई, दैट इज z माइनस एक्स एक्स प्लस वाई। ओके सर, ठीक है, ये आया एक वैल्यू। इसके बाद क्या आएगी सर, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, है ना, माइनस 0 टाइम समथिंग, 0 टाइम समथिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 टाइम्स क्या आएगा, दिस इंटू दिस, 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स, कैन आई से z इंटू जेड माइनस एक्स, z इंटू जेड माइनस एक्स माइनस x इंटू एक्स वाई माइनस जेड, x इंटू वाई माइनस जेड। तो अब आपको ये 2 लिखा हुआ बेटा, ये है ना 2 है ये। ठीक है सर,
अब आपको क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है। एक तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो अगर ऑप्शन देख लीजिए पहले, x प्लस वाई प्लस जेड, ये गया ऑप्शन, x प्लस वाई प्लस जेड, ये गया ऑप्शन, x प्लस वाई प्लस जेड। एक ही ऑप्शन मिल रहा है बेटा आपको, सिंपल x प्लस वाई प्लस जेड से ही एक ऑप्शन मिल रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड। ये कहां से मिल रहा होगा, देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू आप इक्वेट कर रहे हो, जीरो के बराबर इक्वेट कर रहे हो, तो एक फैक्टर ये तो जीरो होगा ही ना, ये फैक्टर तो जीरो होगा, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि आपको सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। आप देख लीजिए ध्यान से, x प्लस वाई एक्स प्लस जेड इक्वल टू वाई, ये तो नहीं हो रहा, x प्लस वाई इक्वल टू जेड, ये भी नहीं हो रहा, z प्लस एक्स इक्वल टू जो भी लिखा हुआ है ये भी नहीं हो रहा, तो सिर्फ ऑप्शन बी जा रहा है सर, और बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको ऐसे ऑप्शंस के ऊपर ध्यान देना है, रेदर देन सॉल्विंग दिस, आपको सिर्फ x प्लस वाई प्लस जेड निकालना था बाहर की साइड, सच दैट वो एक फैक्टर आ जाए। अगर वो फैक्टर आया तो x प्लस वाई जो होगा माइनस जेड के बराबर हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो इसको भी एक्सपेंड कर लीजिए, अपना टाइम वेस्ट करिए, बाकी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, फिर आप कहोगे सिलेक्शन नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स दे रखा है, ए इनवर्स निकालना है, तो क्या होता है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब देखिए आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि इसका डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करिए। डिटर्मिनेंट ए कहना, इसे -1 आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 आ गया, कैसे सर, 0 0 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो -1 आएगा बस, और कुछ नहीं आ रहा। ठीक है सर, -1 आ गया, लेकिन अब मैं इसका कोफैक्टर्स वाला मैट्रिक्स लिखना चाहता हूं, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स। देखिए ध्यान से, इस एलिमेंट का कोफैक्टर लिखोगे आप, कोफैक्टर लिखोगे तो क्या आएगा, देखिएगा ध्यान से। वैसे तो आप लोगों को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इसका अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्टली आप लिख सकते हो 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0, ये प्रैक्टिस से आएगा आपको। अगर अदरवाइज आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से, इसका कोफैक्टर लिखा, कोफैक्टर क्या है, 1 इंटू 0 0 इंटू 0 0 आ गया। इसका कोफैक्टर देखो, 0 इंटू 0 1 इंटू 0 0 आ गया। इसका कोफैक्टर देखो, दिस इंटू दिस 0 दिस इंटू दिस -1 आ रहा है, तो इसका कोफैक्टर कितना आ गया, -1। ठीक है सर, इस एलिमेंट का कोफैक्टर ये गया 0 इंटू 0 0 आ गया सर। इसका कोफैक्टर देखिए ध्यान से, ये कौन सा एलिमेंट है, 2 2 एलिमेंट है, जो माइनर आएगा वही कोफैक्टर आएगा। तो देखिए ध्यान से, ये गया और ये गया, 0 इंटू 0, ठीक है, -1, तो -1 आ गया। अगले का फिर 0, सिमिलरली इसका अगर आप चेक करोगे तो कैसे आएगा बेटा, ये रो और ये कॉलम चला गया, 0 इंटू 0 0 -1, तो ये -1 आ जाएगा। और अगर इसका आप ट्रांसपोज लोगे तो सेम मैट्रिक्स बन जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो कैलकुलेशन को अगर आप तेज करोगे तभी आप सॉल्व कर पाओगे, एक पैटर्न भी फॉलो कर रही है कैलकुलेशन, तो आप देख सकते हो। तो यहां से एडजॉइंट ऑफ ए आया, इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे, मतलब कि ए इनवर्स कैसे आएगा, ए इनवर्स विल बी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन -1। -1 है तो तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये मैट्रिक्स बहुत मतलब ये मैट्रिक्स जो है बहुत फेमस मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आता है, डिटर्मिनेंट मैं आपको बता दूं तो ये आता है AB प्लस BC प्लस CA प्लस ABC, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू आती है। ये स्पेशल डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू, अच्छा ये मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट है बेटा, ठीक है ना। इफ ABC आर नॉन जीरो दिस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आती है, AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0, तो सॉरी प्लस ABC, ये इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आती है। आप कैसे निकाल सकते हो सर, आप कैसे निकालें सर, हम कैसे निकालें, आप ऐसे कर सकते हो कि C2 गोज टू C2 माइनस C1 और C3 गोज टू C3 माइनस C2 या C1, ऐसे कर सकते हो। तो ये दोनों इंप्लाई कर सकते हो, C2 गोज टू C2 माइनस C1, C3 गोज टू C3 माइनस C1।
अगर ये दोनों अप्लाई करते हो और फिर एक्सपैंड करते हो तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाती है। ये डिटर्मिनेंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। 3-4 डिटर्मिनेंट मैं बोलूंगा, उनको याद रखिए, वो बार बार यूज होते हैं। अब आपसे वैल्यू किसकी पूछी है? 1/a, 1/b, 1/c। जैसे ही बोला नॉन जीरो नंबर्स, नॉन जीरो नंबर्स जैसे ही बोला, ये कम दिख रहा है शायद, है ना? नॉन जीरो नंबर्स की बात हो रही है सर। नॉन जीरो नंबर्स अगर हैं तो आप सॉल्व कर लीजिए। नॉन जीरो नंबर्स डिवाइड कर सकते हो, ए बी सी से डिवाइड कर दो। इसकी वैल्यू आपको बोल रखी है कि 0 है, डिवाइड कर दो ए बी सी से, तो 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू आ गई -1। कितनी वैल्यू आई? -1। अगर आपको ये वैल्यू याद है तो आप इसको विद इन 40 सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व, 40 सेकेंड भी नहीं 30 सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं आएगी तो ये 2 मिनट ले जाएगा आपका, ये तो है। तो आंसर क्या आ गया? -1, विच इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सर जी कलर चेंज कर लो, बोर हो गए हैं हम सेम कलर से। ठीक है जी, कलर चेंज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? इफ ए इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सारे पूछे हुए सवाल हैं और ऐसे ही टाइप के सवाल आपको आगे भी पूछे जाएंगे। तो देखिए ध्यान से, आपको बस ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए डिटर्मिनेंट की, जो आज हमने पढ़ी है वही, कि अगर एक वैल्यू रो या कॉलम में, कॉलम या रो में आ रही है कॉमन, तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट के। जैसे देखिए ध्यान से, यहां से 2 तीनों में आ रहा है, तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए में 2 बाहर निकाल लीजिए। क्या बचेगा बेटा? ए, 2b, 2c। 2c नहीं बचेगा सर, माइनस सी बचेगा, -c। अरे नहीं, -c बचेगा सर। ठीक है, इसके अंदर से 3 कॉमन निकाल सकते हो, 2 इंटू 3 बार आ जाएगा, तो यहां बचेगा r s -t। ठीक है सर, यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, x 2y और ये -z। ठीक है सर, अब यहां से इस रो से आप -1 कॉमन निकाल सकते हो। तो देखिए आपको पहले क्या मिला हुआ है? ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना रखा है? 2 इंटू 3 आ रखा था ना बेटा, दैट इज 6 आ रखा था सर पहले आपके पास। अब एक माइनस बाहर निकाल लीजिए, ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, -1 बाहर निकाल लिया। ठीक है सर, क्या अभी भी ये बराबर है? अच्छा ये गलती कर दी क्या सर आपने? 3 निकाला, ये 2s आएगा। क्या अभी भी ये बराबर है? नहीं है सर। आप यहां से इस रो से 2 बाहर निकाल लीजिए, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो बाहर कितना आया बेटा? -12 टाइम्स जो भी डिटर्मिनेंट लिखा है वो इसके बराबर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, ये 2 गायब हो गया, ये 2 गायब हो गया, ये 2 गायब हो गया। ARX BSY CTZ बिल्कुल सेम डिटर्मिनेंट है। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? -12। ऑप्शन क्या आ गया? ए नहीं सर, बी। -12 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वेयर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? ठीक है सर, ओमेगा क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे? आपको वैल्यू पूछी है तो एक्सपैंड करना पड़ेगा, लेकिन एक्सपैंड करने के भी तरीके होते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि मुंह उठाया और लग गए, है ना? ऐसा नहीं करना बेटा। कुछ क्वेश्चंस में आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो टाइम वेस्ट करने की बजाय आप डायरेक्टली एक्सपैंड कर दीजिए। लेकिन अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप उसको एक्सपैंड करने से पहले थोड़ा एनालाइज, 15-20 सेकंड एनालाइज कर सकते हो। जैसे देखो ध्यान से, यहां ओमेगा स्क्वायर लिखा है, यहां भी ओमेगा स्क्वायर लिखा है, यहां आयोटा लिखा है और एक माइनस आयोटा लिखा है, यहां 2 आयोटा लिखा है, यहां 1 लिखा है, यहां 1 लिखा है। बहुत बढ़िया सर, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये रहा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ये रहा, आयोटा आयोटा। अरे बहुत ही प्यारा है सर। देखो ध्यान से, क्या हो रहा है? रो 3 पे खेलना पड़ेगा आपको। रो 3 पे दिख रहा है सर? हाँ बिल्कुल प्यारा दिख रहा है सर। ये तो वाह, ये वो कलर है जो लड़कों को कभी समझ नहीं आता कि ये कौन सा कलर है। वही है क्या? हाँ सर, बेबी पिंक। पिंक सर, ये पिंक थोड़ी ना है, पता नहीं, तभी तो बोल रहा हूँ लड़कों को समझ नहीं आता। R3 गोज टू, देखिए ध्यान से, अगर मैं R3 को बोलूं कि भाई साहब R3 आप अपने में से ऊपर वाली रो माइनस कर दो, R2 माइनस नहीं प्लस कर दो, R2 को ऐड कर लो ऊपर वाली रो में, कोई दिक्कत नहीं है सर, और उससे ऊपर वाली रो को सब्ट्रैक्ट कर दो। R3 गोज टू R3 प्लस R2 माइनस R1। इससे क्या बेनिफिट हो रहा है? देखिए ध्यान से, पहली 2 रो तो सेम आ गई,
1 माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, अरे माइनस ओमेगा, ठीक है सर, ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा ओमेगा एंड देन यू हैव माइनस आयोटा एंड थर्ड इज 1। अब देखो थर्ड में चेंज क्या होगा, R3 गोज टू दिस प्लस दिस, तो 1 माइनस 2 आयोटा माइनस ओमेगा स्क्वायर जो है उसके प्लस R2 किया तो प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा हो गया, और माइनस R1 किया तो ये आ गया 1 माइनस आयोटा। तो देखिए ध्यान से, ये 2 आयोटा हैं पॉजिटिव के, यहां 2 आयोटा नेगेटिव के, ठीक है सर। ये नेगेटिव का ओमेगा सर, ये पॉजिटिव का ओमेगा स्क्वायर, ये पॉजिटिव का 1, ये नेगेटिव का 1, शून्य आ गया सर, 0 आ गया। R3 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस R2 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, फिर से 0 आ गया सर। ये वाला देखिए ध्यान से, 1 माइनस ओमेगा प्लस R2 माइनस आयोटा माइनस R1 प्लस ओमेगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, पागल बना रहे थे हमें सर, ये हमें पागल बना रहे थे। हाँ हाँ हाँ, ये 0 0 0 दे के पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू, अरे 0 आएगी सर, पूरी एक रो ही 0 हो गई तो वैल्यू तो 0 आनी थी, ठीक है सर। तो आप ये कौन सी प्रॉपर्टी है सर, पता है हमें कौन सी प्रॉपर्टी है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट ए बी दिस, लेट देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी दे रखा है, व्हाट इज द बी इक्वल टू। अच्छा, अब बी कैसे निकालोगे आप, तो पहला स्टेप आपका ऑप्शन की तरफ नजर डालनी चाहिए, ठीक है सर। ऑप्शन देखे थोड़े से मिलते जुलते से ऑप्शन है, लेकिन ये तो समझ में आता है सर कि ये जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 का, 2 रो 3 कॉलम है, और बी मैट्रिक्स जो है कुछ हो तो आप ए बी जो आ रहा है वो 2 क्रॉस 2 का आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बी मैट्रिक्स जो होगा 3 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स होगा, 3 रो 2 कॉलम ही होंगे, तभी तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आएगा प्रोडक्ट इनका, बिल्कुल सही बात है। तो बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2, ए बी ऑप्शन गया, ए ऑप्शन किया, 3 क्रॉस 2, 3 रो 2 कॉलम होने चाहिए, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है, ठीक है सर। अब आपको बस मल्टीप्लाई करना है, क्या लिखा हुआ है 5 6 1 2 माइनस 1 5, देखिए ध्यान से, ये वाली रो इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 5 10, 6 इंटू 6 36, 1 इंटू 3 प्लस 3, देखो ध्यान से 46 49 आ रहा है, जबकि वहां 35 आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है सर, सिर्फ आंसर सी ऑप्शन हो सकता है, चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप चेक करना चाहते हो, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 इंटू 1 31, 1 इंटू 4 35, तो 35 मैच कर रहा है। तो आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना है, ऐसे मत बैठ जाइएगा ए बी सी डी ई एफ ऐसे लगा के वेरिएबल्स लेके सॉल्व करने मत बैठ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, 3x प्लस 4y, सॉरी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू x प्लस 5, बिल्कुल सही बात है सर, और 5y प्लस bx इज इक्वल टू 3 आर कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस का मतलब क्या होता है, कॉन्करेंट क्या मतलब क्या हो गया, ये लाइन की इक्वेशन है, कॉन्करेंट लाइन का मतलब क्या हो गया, तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं। तो इसके दो तरीके सॉल्व करने के लिए, बी की वैल्यू पूछी होगी ऑब्वियस सी बात है, एक तो कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट बना लो, उसको 0 से इक्वेट कर दो तब कर लो, नहीं तो बहुत इजी वे क्या है, देखो ध्यान से, कॉन्करेंट का मतलब क्या हुआ कि लाइन 1 और लाइन 2 मान लो इस पॉइंट से पास कर रही हैं, तो ये वाला पॉइंट से लाइन 3 भी पास करेगी ही करेगी, तभी तो कॉन्करेंट होगी, बिल्कुल सही बात सर। तो लाइन 3 में आप वो पॉइंट सेटिस्फाई करवा दो और आंसर निकल जाए। कौन सा पॉइंट सर, अरे बताओ कौन सा पॉइंट सर, अरे कौन सा क्या पॉइंट, इन दोनों का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ 3y प्लस 4x, वाह सर वाह, ऊपर से नीचे आते ही गलती हो गई, 3y प्लस 4x इक्वल टू 1, एंड क्या लिखा हुआ है 3y प्लस 4, अच्छा वापिस से वो, शाबाश, वाह सर वाह वाह, क्या खा के आए हो आज, हम वो पेपर वाले दिन नहीं खा के जाएंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं,
इंसान से गलतियां तो होती रहती है। x माइनस वाई इक्वल टू 5, कुछ भी नहीं करना, y की वैल्यू जो लिखी हुई है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसको यहां पुट कर देते हैं, तो 3 टाइम्स x प्लस वाई 5 इज प्लस 4, कितना प्लस 4x इक्वल टू 1, तो कितना आ गया 7x, अरे खतरनाक सा आ रहा है ये तो, 7x प्लस 15, नहीं खतरनाक नहीं आ रहा, इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, x की वैल्यू -2 आ गई सर, x की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई, x की वैल्यू -2। जैसे ही x की वैल्यू -2 आई, यहां से y कितना आ गया सर, y विल बी इक्वल टू 3, तो x -2 y 3 आपका आंसर आ गया, सॉल्यूशन आ गया इन दोनों इक्वेशन का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, और इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरी लाइन भी जानी चाहिए, तभी तो कॉन्करेंट होंगी। हाँ सर, तो सेटिस्फाई करवा दीजिए। 5 इंटू कितना है सर 3 प्लस b इंटू एक्स की वैल्यू -2 शुड बी इक्वल टू 3, तो यहां से आ गया 15 माइनस 2b इक्वल टू 3, तो 12 इज इक्वल टू 2b, b की वैल्यू 6 आ रही है। ऑप्शन मैच कर रहा है क्या सर, ऑप्शन मैच बिल्कुल कर गया सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू दिस, अरे वाह, देखो मैंने कहा था डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1, डिटर्मिनेंट ऑफ a n क्या है, ऑर्डर कितना दे रखा है 3, तो 2 आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 8, तो एडजॉइंट ऑफ a की डिटर्मिनेंट कितना आ गया 64, ऑप्शन सी। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं होगा। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वेयर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा की क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे रखा है बेटा, आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। देखिए ध्यान से, क्या मैं ये बोल सकता हूं सर कि इसमें आप वैल्यू जो दिखी हुई है कुछ कॉमन आ रहा है, रो 2 से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 बाहर निकाल लीजिए, रो 2 से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 बाहर निकाल लीजिए, 2 बाहर आ गया सर, ठीक है। रो 3 से 3 बाहर आ जाएगा सर, 2 इंटू 6 तो बाहर आ गया, 1 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, 2 बाहर आया तो यहां 1 बचेगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा, और 2 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब क्या होता है सर, ओमेगा क्यूब तो यूनिटी होता है, दैट इज 1 होता है, तो यहां पे 2 बच जाएगा सर, है ना, ठीक है सर। ये 3 बार आ गया तो यहां से 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू फिर से 1, और ये 2 ओमेगा बच जाएगा, ठीक है सर। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, चाहे तो आप रो कॉलम ऑपरेशन लगा लीजिए या डायरेक्टली भी एक्सपैंड कर दीजिए। अगर आप डायरेक्टली एक्सपैंड करते हो 6 टाइम्स, देखिए क्या समझ में आ रहा है, 6 टाइम्स है, ओमेगा स्क्वायर समथिंग ओमेगा है, मल्टीप्लीकेशन होगा तो कोई फैक्टर नहीं आ पाएगा ऐसा जो डिवाइड में जाएगा, है ना, 1/2 1/3 टाइप का नहीं आएगा, और बाहर 6 रखा हुआ है, तो ना तो ए बी ऑप्शन, ना डी ऑप्शन, ना सी ऑप्शन होगा, ए ही ऑप्शन होगा कि अंदर की साइड 0 बन गया होगा। चेक कर लेते हैं, कहने का मतलब क्या है, देखो 1 3 और 2 कब आता, जब अंदर की साइड कोई डिनोमिनेटर आता, और डिनोमिनेटर तो आएगा नहीं क्योंकि ओमेगा ओमेगा क्यूब की बात हो रही है, तो आंसर तो 0 होना चाहिए, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ है 2 ओमेगा क्यूब -2, ठीक है सर, ये 0 हो गया ना, क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है, 2 -2 0 हो गया, माइनस ओमेगा एज इट इज 1 इंटू दिस 2 ओमेगा -2, ठीक है सर, और प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना, यही वैल्यू आएगी सर। हाँ, तो ये क्या बचा हुआ है सर, 6 टाइम एज इट इज, ये आया सर -2 ओमेगा स्क्वायर, सॉरी हाँ 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा, ठीक है सर, एंड वी हैव प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा की पावर 4 विच इज ओमेगा। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आया बीच में सर, 0 आंसर आया। तो वही मैं कह रहा था कि अंदर 0 बनेगा तभी आंसर 0 आएगा, बाकी ऑप्शंस आंसर हो नहीं सकते, इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कितनी बार मैंने आपको बताया था 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इसीलिए मैं क्रेमर्स रूल पे थोड़ा सा कम फोकस कर रहा हूं। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, नो सॉल्यूशन, इसको आपको क्रेमर रूल मैट्रिक्स मेथड से नहीं करना है,
पेपर में ये थोड़ा ना पूछा जाएगा कौन से वे से किया, पेपर में तो ये पूछा जाएगा कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं, है ना। -5 इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 क्या दे रखा है, हैज नो सॉल्यूशन, मतलब ये दोनों लाइंस कौन सी क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो कहना इसे k/3 शुड बी इक्वल टू 2/1 शुड नॉट बी इक्वल टू 5/1, -5/-1 है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहां से सर, 6 आ गई। ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, हाँ सर सी ऑप्शन मैच कर रहा है, आंसर आ गया। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन, कहना इसे 3/6, 5/10, 7/18, 3/6 इज 1/2, ये भी 1/2 इज नॉट इक्वल टू 7/18। लाइंस क्या है, पैरेलल है बेटा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा, लाइंस आर पैरेलल। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इंडिपेंडेंट ऑफ, बोल दिया कि रूट्स जो है इस इक्वेशन के इंडिपेंडेंट किससे हैं। देखिए ध्यान से, अगर आप एक्सपैंड करते हो इसको, रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर रहा हूं, तो ये x माइनस गामा, x टाइम्स x माइनस गामा, ठीक है सर, माइनस अल्फा टाइम्स ये ऐसे गया बीटा माइनस बीटा, बीटा माइनस बीटा 0 हो गया सर, प्लस 1 टाइम गामा बीटा माइनस एक्स बीटा इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ये तो बहुत आसान हो गया सर, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम गामा अल्फा बीटा गामा, गामा ये 0 हो गया सर, और ये क्या लिखा हुआ है माइनस एक्स टाइम्स बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस बीटा प्लस बीटा गामा। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है, ये लिखा हुआ एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0। ये सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स साफ साफ लिखा हुआ है। तो एक्स की वैल्यू बीटा आ गई और गामा आ गई, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। अल्फा कौन सा है सर, ए ऑप्शन है, तो आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरी जीरो मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है ना, ये पढ़ लिया करो पहले। एवरी जीरो मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं, गलत है स्टेटमेंट 1। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कभी बोला नहीं ऐसा क्या। अब मैट्रिक्स हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, मैट्रिक्स की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट है। अब आप अगर कहो कि मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू, अरे डिटरमिनेंट तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है ना, मैट्रिक्स तो कैसा भी हो सकता है, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो सकता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, नहीं होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स है, 2 ओनली गलत हो गया, 2 गलत हो गया, 1 गलत हो गया, 3 इज ट्रू। अ यूनिट मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बिल्कुल सही बात है, यूनिट मैट्रिक्स जो होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ओनली 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ईच रो ऑफ each element in a row of a determinant is multiplied by the same factor r, then the value of the determinant, obvious सी बात है, अगर किसी डिटर्मिनेंट में हर एक एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो जाता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है सर, तो इज मल्टीप्लाइड बाय r, यही ऑप्शन बचेगा, रिमेन्स अनचेंज गलत हो जाएगा, r3 ईच एलिमेंट इन अ रो, अगर रो की बात हो रही है तो फिर मल्टीप्लाइड बाय r आएगा। हर एक एलिमेंट अगर 3 क्रॉस 3 का मल्टीप्लाई हो जाता तो फिर वो r³ की बात आती। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, अगर हर एक एलिमेंट 3 क्रॉस 3 का कोई डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 3 का, हर एक एलिमेंट r से मल्टीप्लाई हो जाता तो फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू r³ से मल्टीप्लाई हो जाती। इज इंक्रीज बाय 3r, ये तो बिल्कुल गलत है। इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड विद डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ 3 का है, तो आपको पता है इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया है आज पहले ही, ये डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर कितना होगा, 2 होगा। तो डी ऑप्शन ना होके डी ऑप्शन तो चेंज कर दिया, दुनिया ही घुमा दी सर, डी ऑप्शन ने तो, है ना। एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 होता है, यहां पे n-1 लिख दो सर, n अगर 3 है तो डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर आ जाएगा। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है भैया, बताइए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसमें A ट्रांसपोज इज इक्वल टू
माइनस है, तो यहां से हमें क्या पता लगता है कि डायगोनल एलिमेंट तो 0 हो गए। अगर ये ए बी और ये सी है तो इसका ही माइनस हो जाएगा, इसका माइनस ये हो जाएगा और इसका माइनस ये हो जाएगा। इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है, बता दीजिए क्या होगा। ऑड ऑर्डर है, 3 क्रॉस 3 का ले लिया। देखिए ध्यान से, 0 इंटू गया a इंटू दिस इंटू 0 माइनस, मतलब a इंटू नेगेटिव साइन के साथ a इंटू ये और ये गायब हो गया सर। दिस इंटू दिस 0 माइनस ऑफ माइनस bc, तो प्लस bc आ गया, तो ये आ जाएगा प्लस ऑफ b इंटू सी, प्लस b टाइम्स ये और ये गया ac माइनस 0, तो ac आ गया सर। तो ये देखिए ध्यान से, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ऑब्वियसली 0 ही आनी थी। आपको ये हमेशा समझ में आना चाहिए, याद रखना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अरे ये क्या है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो गलत है। डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो ये फर्स्ट तो गलत होगी स्टेटमेंट, है ना। ट्रू ही पूछिए ना, हाँ, विच ऑफ द अबव आर करेक्ट। हाँ जी सर, तो ये तो गलत हो गई, ये भी गलत हो गई, ये और 2 ऑप्शन बचे। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सत्य वचन सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि डिटर्मिनेंट एक क्या है, नंबर है सर, नंबर जो हमारे इंक्रीज करवा रहे हो आप, है ना। नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स kx प्लस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए ध्यान से, यूनिक सॉल्यूशन के पूछा गया है, इसको आप इसको खुद सॉल्व करिएगा। मैं इसको आपको 3D के टाइम अच्छे से सॉल्व कराऊंगा बेटा, अभी इसको हम छोड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं। नेक्स्ट देखिएगा, इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो भी आपका होमवर्क है। ये बहुत ही फेमस डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो आपको ये क्वेश्चन भी ग्रह कार्य, लास्ट के 2 क्वेश्चन जनरली हम होमवर्क में रखते हैं, तो प्लीज इन दोनों को सॉल्व करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और मजा आया होगा। क्रेमर्स रूल मैंने जानबूझ के नहीं करवाया है, आगे बढ़ते हुए हम करवाएंगे। नेक्स्ट क्लास से क्या स्टार्ट करेंगे ये आप लोग मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। कब सर? कल ही तो मिलेंगे, और कब मिलेंगे? कल ही मिलेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑफ योर फैमिली। टाटा बाय बाय, टेक केयर।